हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉकआउट। ठीक है, थोड़ा लॉकआउट को डिटेल में देखते हैं। आपको स्ट्राइक का डेफिनेशन मैंने बताया है। स्ट्राइक यानी क्या होता है, जहां पे वर्कर्स कलेक्टिवली मना करते हैं काम करने से और अपनी बातों को मनवाने के लिए, मैनेजमेंट से अपनी बातें मनवाने के लिए वो ऐसा कदम उठाते हैं, स्ट्राइक करते हैं। लॉकआउट क्या है? लॉकआउट एक तरह से एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, रास्ता है जिससे वो क्या करता है, अपनी फैक्ट्री को, अपने प्रीमाइसेस को बंद कर देता है, वर्कर्स को मना कर देता है काम में आने के लिए। ठीक है, लेकिन टेम्पररी, नॉट परमानेंट, टेम्पररी, ताकि वो दबाव बना सके एम्प्लॉयज पे, एम्प्लॉयज की यूनियन पे, और उसकी बात मानी जा सके। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं लॉकआउट क्या होता है। देखिए, लॉकआउट का डेफिनेशन है, उसमें क्या दिया है, देखिए। लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी, टेम्पररी देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया, टेम्पररी नॉट परमानेंट, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क, या फिर रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो अगर आपने डेफिनेशन में देखा होगा तो 3 पॉइंट देखिए, नोटिस करिए। पहला तो, ठीक है, टेम्पररी, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ वर्क को भी लॉकआउट माना जा सकता है। तीसरा, जब एम्प्लॉयर खुद, ठीक है, जो पर्सन को एम्प्लॉय किया हुआ है यानी वर्कर्स को मना कर दे कि नहीं, आज आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके काम नहीं करेंगे, इस तरह से। ये तीनों का मतलब हो रहा है लॉकआउट। मीनिंग ऑफ लॉकआउट देखते हैं। ये जो पैरा है तो मैंने अभी आपको थोड़े पहले समझाया है, ये देख लेते हैं। लॉकआउट मीन्स विथहोल्डिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एन एम्प्लॉयर एंड होल और पार्शियल क्लोजिंग ऑफ हिज बिजनेस एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू गेन कंसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। है ना, यानी अपनी बातें मनवाने के लिए एम्प्लॉयर ऐसे कदम उठाते हैं लॉकआउट के। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर, लॉकआउट इज एन एक्ट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं करते, एम्प्लॉयर करते हैं लॉकआउट। एंड इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक में एम्प्लॉयज मना करते हैं काम करने से, यहाँ पे एम्प्लॉयर मना कर रहे हैं एम्प्लॉयज को काम करने देने से। नाउ टू कॉन्स्टिट्यूट लॉकआउट, द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। पहला, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर। या तीसरा, रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो ये तीन एलिमेंट्स जो हमने डेफिनेशन में ही देखे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, केस लॉ है, मैनेजमेंट ऑफ करीबटला वर्सेस राजम राजमनी कम्मा एंड अदर्स। इसमें क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बस इतना बोला है कि जैसे स्ट्राइक हथियार है एम्प्लॉयज के पास अपनी बातें मनवाने का, वैसे लॉकआउट एक हथियार है एम्प्लॉयर्स के पास कि वो अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, अपनी बातें मनवा सके। जनरली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है कैपिटल और लेबर के बीच में। यहाँ पे लिखा है, इन द स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर द वेपन ऑफ स्ट्राइक इज अवेलेबल टू लेबर एंड इज ऑफन यूज्ड बाय इट। है ना, स्ट्राइक का इस्तेमाल लेबर टाइम टू टाइम करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। सो इज द वेपन ऑफ लॉकआउट। उसी तरह लॉकआउट जो है, इट इज अ वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉयर, और वो भी इसका इस्तेमाल करता है। समझने वाली बात यह है कि इनके लिए लॉज है, प्रोविजंस है, और कुछ लिमिटेशंस है। अगर आपने वो लिमिटेशंस को फॉलो नहीं किया तो लॉकआउट एज वेल एज स्ट्राइक इलीगल भी मानी जा सकती है, अनलॉफुल भी मानी जा सकती है। देखिए, एक और केस लॉ है, जनरल लेबर यूनियन रेड फ्लैग वर्सेस बीवी चौहान एंड अदर्स। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इम्पोजिंग एंड कंटिन्यूइंग अ लॉकआउट डीम टू बी इलीगल। डीम टू बी इलीगल का मतलब क्या हो गया, माना जाएगा इलीगल है, अंडर द एक्ट इज एन अनफेयर लेबर ट्रेड प्रैक्टिस। और ऐसे माना गया कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, जहां पे एम्प्लॉयर अपनी बात मनवाने के लिए एम्प्लॉयज को मना कर देता है फैक्ट्री में काम करने से। देखिए, यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ लॉकआउट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलता है, कोई भी जो एम्प्लॉयर है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कैरी ऑन करवाता है, ठीक है,
उस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का जो एम्प्लॉयर है उसने लॉकआउट नहीं करना चाहिए जब तक वो वर्कर्स को नोटिस नहीं देता। अब इस पॉइंट में क्या लिखा है उसको मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इतना तो समझ गया ना, एम्प्लॉयर ने क्या नहीं करना है, लॉकआउट में नहीं जाना है जब तक वो नोटिस नहीं देता एम्प्लॉयज को, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन without giving them notice of lockout as hereinafter provided within 6 weeks before locking out। दूसरा पॉइंट है within 14 days of giving such notice before the expiry of a date of lockout specified in any of such notice as aforesaid, या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ काउंसिलिंग ऑफिसर और इवन आफ्टर 7 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसका क्या मतलब हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लॉकआउट एम्प्लॉयर नहीं कर सकता जब तक वो नोटिस नहीं देगा एम्प्लॉयज को। अब एम्प्लॉयज को जब नोटिस दिया तो नोटिस के 14 डेज के अंदर लॉकआउट नहीं करना है, नोटिस देने के 14 दिन के अंदर लॉकआउट नहीं करना है, लेकिन लॉकआउट करना है नोटिस के 6 हफ्तों के अंदर। 6 हफ्तों के अंदर नोटिस जिस दिन दिया उसके 14 दिन के अंदर लॉकआउट नहीं करना, नोटिस जिस दिन दिया उसके 6 हफ्तों के अंदर आपने लॉकआउट करना चाहिए। और जो डेट दिया है उसी डेट में करना है, उस डेट के पहले नहीं करना है। और एम्प्लॉयर ने लॉकआउट नहीं करना है अगर आपका डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है किसी काउंसिलेशन प्रोसीडिंग में या काउंसिलेशन ऑफिसर के सामने, और उसकी जो जजमेंट आया है, जो रिजल्ट आया है, जो कंक्लूजन आया है, उसके 7 डेज के अंदर भी आपने लॉकआउट नहीं करना है। आई होप ये आपको पॉइंट समझा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ गया होगा तो अब आसान जाएगा। देखिए उसी को मैंने ये यहाँ पे अलग तरीके से समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में। प्रपोजल टू गो ऑन लॉकआउट फैक्ट्री शुड बी इंटीमेटेड टू वर्कर्स बाय वे ऑफ प्रायर नोटिस, दैट इज 14 डेज स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड शुड बी गिवन टू द वर्कर्स टू रिस्पॉन्ड, है ना। नोटिस दो और 14 दिन का आप नोटिस दो, उसी के बाद आप लॉकआउट रख सकते हैं। ड्यूरिंग दिस 14 डेज टाइम पीरियड एम्प्लॉयर शुड नॉट लॉकआउट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी, ठीक है, ऑफ द 14 डेज। मैनेजमेंट ने अगर रिजॉल्व नहीं कर पाया इशू तो उसके बाद क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर कैन गो फॉर लॉकआउट ऑन फिक्स डेट जो तारीख आपने तय करी थी, बाय गिविंग नोटिस ऑफ लॉकआउट। सच लॉकआउट शुड बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 6 वीक्स ओनली, 6 हफ्ते होने के पहले लॉकआउट हो जाना चाहिए, ऐसा रूल है। आगे ये लिखा है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एज वेल एज लॉकआउट। तो अपन ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला सेकेंड वाला सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। ये तो स्ट्राइक के लिए है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका है। ये वाला पॉइंट देखते हैं। एनी एम्प्लॉयर हु कमेंस और कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ लॉकआउट which is illegal under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or both। तो आपको 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है, 1000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है, उसके मिनिमम भी हो सकता है। ये रहा आपका सिंपल सा टॉपिक लॉकआउट का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।